लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर वैदिक काल को यानी वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हिस्ट्री का सेगमेंट देखेंगे और इसमें है वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी का सार है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इसमें जो भी नया कुछ दिखे तो उसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पर। हमारा जो पहला प्रश्न है ये है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारा है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, और यहाँ पर ईसा पूर्व नहीं होगा, यहाँ पर ईस्वी कर देना है, ठीक है, और निश्चित नहीं है। तो इसमें हमारा जो सही जवाब होगा, तो हमारा सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा कि 1500 से 1000, क्या होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल जो है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक जो था वो पूर्व वैदिक काल था और दूसरा जो था वो उत्तर वैदिक काल था। तो वैदिक काल जो है वो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है तो उसको 1500 से लेकर के और 600 ईस्वी ईसा पूर्व तक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक संस्कृति के नाम से हम लोग जानते हैं। और जो 1000 से 600 ईसा पूर्व की बात है तो उसे हम लोग उत्तर वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि पूर्व वैदिक संस्कृति के बारे में, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व होगा। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक जो संस्कृति है इसका काल कब से कब तक को माना जाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन जो हमारा है ये क्या है कि 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक, और उसके बाद है निश्चित नहीं है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया गया कि जो वैदिक काल है उसे दो भाग में बांटा गया और ऋग वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल का समय कब तक है और उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या फिर विद्वान। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होगा? श्रेष्ठ या कुलीन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रारंभिक आर्य के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें गलत कथन बताना है किसके बारे में? तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो भी गलत कथन है उसे यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो वे संस्कृत बोलने वाले थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है? वे संस्कृत बोलने वाले थे। तो क्या वे संस्कृत बोलने वाले थे? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो जी हाँ, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। वे घुड़सवारी किया करते थे। तो वो घुड़सवारी भी किया करते थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे। तो ये भारत कई झुंडों में पहुँचे थे। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। जैसे कि आर्य के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये ग्रामीण सभ्यता थी एक प्रकार से। तो ये नगरों में निवास नहीं करते थे मुख्यतः। तो यहाँ पर गलत जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। तो जो गलत है वही सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो देखेंगे इनमें से कि किस फसल का ज्ञान जो है ये वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो कौन सा फसल है जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जौ और गेहूँ जो है ये तो पहली फसल है, यानी सबसे पहली फसल की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? ये जौ और गेहूँ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे हैं कि
हड़प्पा सभ्यता की भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से जौ, गेहूँ, चावल, तो इन सब से वो लोग भी परिचित थे और उसके आगे वैदिक सभ्यता के लोग भी परिचित थे। लेकिन तंबाकू जो है इससे वैदिक सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये शतपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद है, शुल्ब सूत्र है या फिर छांदोग्य उपनिषद है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग जो है ये शुल्ब सूत्र है। कौन है? शुल्ब सूत्र है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में या फिर सामवेद में, यानी कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये किस वेद में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। किसमें? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये एक प्राचीन वेद है। ऋग्वेद जो है ये प्राचीन वेद है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसका सही क्रम हमें बताना है कि कौन सा है। तो पहले वेद लिखे गए, ब्राह्मण लिखे गए, आरण्यक और उपनिषद। यहाँ बोल रहा है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण तथा आरण्यक। उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो इनमें से क्या सही होगा? तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले लिखा गया वेद, उसके बाद लिखा गया ब्राह्मण, उसके बाद से आरण्यक और अंत में लिखा गया उपनिषद। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या 5 है? कितनी है वेदों की संख्या? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। तो इस प्रकार से वेदों की संख्या 4 है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से, कंठ उपनिषद से, ईश उपनिषद से या फिर बृहदारण्यक उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से। राइट आंसर ऑप्शन ए। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है कि भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं इसको कि ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? कृषि था, पशुपालन था, शिक्षा था या फिर व्यवसाय था? इनमें से क्या था? तो देखेंगे हम लोग कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। राइट आंसर ऑप्शन बी, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है या फिर भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई ये भी कहा जा सकता है। तो ये ऋग्वेद से, उपनिषद से, यजुर्वेद से या फिर सामवेद से। तो ये चीज़ हम लोगों को बताना है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है या फिर भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये सामवेद से मानी जाती है। कहाँ से? सामवेद से मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रथम विधि निर्माता कौन है? कौन है प्रथम विधि निर्माता? किसने सबसे पहले विधि का निर्माण किया? तो मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सेल्यूकस। तो प्रथम विधि निर्माता जो है वो मनु है। कौन है? मनु। राइट आंसर ऑप्शन ए। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति के लिए प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो कौन सा है? तो क्या वो महाभारत है, श्रीमद् भागवत गीता है, गीत गोविंद है या फिर इनमें से कोई नहीं है? कौन सा होगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि श्रीमद् भागवत गीता जो है ये होगा कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है?
ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप यानी किसे संपत्ति कहा गया, तो गोधन को, भूमि को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप जो माना गया है वो गोधन को माना गया है, यानी कि गायों को माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए, क्योंकि वैदिक काल में गायों का स्थान सर्वोच्च था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख जो है ये पहली बार मिलता है, किस मंडल में मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में और 10वें मंडल में। किस मंडल में मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। किस में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद का जो ये 10वां मंडल है इसे बाद में जोड़ा गया है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है और इसी में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। पुराण की संख्या कितनी है? यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि पुराणों की संख्या जो है ये कितनी है, तो ये 18 है, 19 है, 20 है या फिर 21 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। कितनी है? 18 संख्या है पुराणों की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो ये प्रकृति की उपासना थी, पशुपति की उपासना थी, देवी माता की या फिर त्रिमूर्ति की? किसकी उपासना थी? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये प्रकृति की उपासना थी। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो था वो प्रकृति की उपासना थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्व सूत्र जो है ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्योमिति से, ज्योतिष से, गणित से या फिर खगोल से? किससे? शुल्व सूत्र जो है ये किस विषय से संबंधित है? तो शुल्व सूत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ज्यामिति से संबंधित है। किससे? ज्यामिति से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अस्तो मां सद्गमय, क्या यहाँ पर बोल रहा है? यहाँ पर बोल रहा है कि अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मर्त्यो मां अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो इस पंक्ति की अगर हम लोग बात करें तो ये उपनिषद से ली गई है, वेदांग से ली गई है, महाकाव्य से या फिर पुराण से? ये पंक्ति जो है ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया है। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अमर्त्यो मां अमृतगमय। तो ये जो है ये उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आर्य जो है ये भारत के मूल निवासी नहीं है। आर्य हैं ये भारत के मूल निवासी नहीं है, ये बाहर से आए थे भारत में। और बाहर से आने के बाद अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ पर आकर के सर्वप्रथम बसे थे? भारत में कहाँ सर्वप्रथम बसे थे? तो समाटट में, प्रयाग ज्योतिष में, पंजाब में या फिर पंचाल में? ये आकर के सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये लोग आकर के सबसे पहले पंजाब में बसे थे। कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? अपौरुषेय क्यों कहा गया है वेदों को? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, इनमें से कोई नहीं। तो अपौरुषेय का मतलब यानी पुरुष इसमें नहीं है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऋषियों द्वारा भी नहीं की गई, पुरुषों द्वारा भी नहीं की गई। वेदों की जो रचना है ये किसके द्वारा की गई? तो ये देवताओं के द्वारा की गई। किसके द्वारा? देवताओं के द्वारा की गई। हाँ, हालांकि ये चीज़ है कि वेदों में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ मंडल हैं जिसे बाद में मनुष्यों के द्वारा जोड़ा गया है, लेकिन इसकी रचना जो है वो देवताओं के द्वारा ही की गई है। तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन ए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल, अक्षपात गौतम, उलूक कणद और पतंजलि, इनमें से कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो है उलूक कणद है। कौन है? उलूक कणद। राइट आंसर ऑप्शन सी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक जैमिनी, बदरायन, कपिल या गौतम, इनमें से कौन है? तो इनमें से अगर हम लोग देखेंगे
तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक है वो जैमिनी है। कौन है? जैमिनी है। राइट आंसर ऑप्शन ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो जैमिनी है, बदरायण है, बुद्ध हैं या फिर महावीर हैं। इनमें से कौन है? तो ये हम लोग देखेंगे कि वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? बदरायण है। कौन है? बदरायण है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? पूर्णतः सोम को कौन सा मंडल समर्पित है ऋग्वेद का? तो ये 7वां मंडल है, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये पूर्णतः सोम को समर्पित है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है जिसे दशराज युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये जो युद्ध है ये 10 राजाओं के बीच में हुआ था। तो किस नदी के तट पर? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परुषणी, किस नदी के तट पर इसे लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध जो है ये परुषणी नदी के तट पर लड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या फिर महाभारत युग से, किस युग से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में या फिर धर्मशास्त्र काल में। तो इससे ये चीज़ तो स्पष्ट हो जाता है कि छुआछूत और छूत और अछूत ये जो था ये पहले नहीं था, ये बाद में चल कर के मनुष्य द्वारा बनवाया गया है। तो ये किस काल में उदित हुआ इस चीज़ को पूछ रहा है यहाँ पर। तो ये ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में छुआछूत वाली बात नहीं थी। ये धर्मशास्त्र काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ से इसका उदय होता है छुआछूत का। तो अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई धर्मशास्त्र काल में। राइट आंसर ऑप्शन डी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? यानी देवी सविता की को संबोधित, यहाँ पे सवितरु लिखा हुआ है, सवितरु नहीं होगा, यहाँ पर सविता होगा। क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा सविता। ठीक है। तो गायत्री मंत्र जो है ये किस पुस्तक से मिलता है? तो ये जो है ऋग्वेद से मिलता है, यजुर्वेद से मिलता है, उपनिषद से या फिर भागवत गीता से, किससे मिलता है? तो गायत्री मंत्र की अगर हम लोग बात करें तो गायत्री मंत्र जो है ये ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। और गायत्री मंत्र जो है ये सविता नामक देवता को समर्पित है। किसे समर्पित है? सविता नामक देवता को समर्पित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो चावार्क ने, गौतम ने, कपिल ने या फिर जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क का अर्थ क्या होता था? स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के या चांदी के सिक्के। निष्क का अर्थ क्या होता था प्राचीन भारत में? तो इसका अर्थ होता था स्वर्ण आभूषण। राइट आंसर ऑप्शन ए। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि हैं, गौतम हैं, जैमिनी है या फिर शंकराचार्य हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वो पतंजलि हैं। कौन? पतंजलि। राइट आंसर ऑप्शन ए। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद जो पुस्तकें हैं ये किस पर आधारित हैं? तो धर्म पर आधारित है, योग पर आधारित है, विधि पर आधारित है या फिर दर्शन पर आधारित है। तो उपनिषद जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। किस पर? दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक जो वैदिक साहित्य है इसमें सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु है, सतुद्री है, सरस्वती है या फिर गंगा है। कौन सी नदी है जिसका बार बार उल्लेख हुआ है वैदिक साहित्य में?
तो वो सिंधु नदी है जिसका बार बार उल्लेख किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के जो राजा हैं अश्वपति, ये कहाँ के शासक थे? काशी के शासक थे, केकय के शासक थे, पंचाल के थे या फिर विदेह के थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति जो थे ये केकय के शासक थे। कहाँ के? केकय के शासक थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा, जिसे काबुल भी कहा जाता है, तो इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जैसे कि नदी के नाम से इसका स्थान पता चल जाना चाहिए। अफगानिस्तान में, चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में या फिर पंजाब में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इसका स्थान जो है ये अफगानिस्तान में होगा। कहाँ होगा? अफगानिस्तान में। राइट आंसर ऑप्शन ए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कि कपिल मुनि ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया था, इस चीज के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये पूर्व मीमांसा हो गया, सांख्य दर्शन हो गया, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा, इनमें से कौन सा होगा जो कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कपिल मुनि द्वारा अगर प्रतिपादित पूछे तो सांख्य दर्शन होगा। क्या होगा? सांख्य दर्शन कपिल मुनि ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बिल्कुल अगर प्राचीन में जाया जाए तो वहाँ पर लोहे का ज्ञान नहीं था लोगों को, लेकिन यहाँ पर भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? तो तक्षशिला से, अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से या फिर हस्तिनापुर से। कहाँ से लोहे के प्रचलन का प्रमाण मिला है? तो ये अतरंजी खेड़ा से मिला है। कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि कौन सा वेद है जिसका संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहाँ पर हो जाएगा सामवेद। सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में इनमें से कौन है जो कि शामिल नहीं है? तो वो भागवत है, भागवत गीता है, ब्रह्मशत्रु है या फिर उपनिषद है। कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो भागवत है ये प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से या फिर वैशेषिक से? किससे संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, चिकित्सा से संबंधित है या फिर धर्म से संबंधित है? चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो विषय है ये चिकित्सा है। क्या है? चिकित्सा। तो चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये चिकित्सा से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता जो है वो किससे चलता है? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथ से या फिर यजुर्वेद से? तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है, तो यजुर्वेद से चलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा जो थी वो कैसी थी? गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी या फिर राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? वैदिक युगीन सभा कैसी होती थी? तो वैदिक युगीन सभा जो थी इसमें मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है ये कौन सा है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है? कौन सा है सबसे प्राचीन वेद जो है ये कौन सा है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्न में से कौन है जो कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो ये सांख्य है,
वैशेषिक है, मीमांसा है या फिर योग है? कौन सा दर्शन है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आरंभिक विचारधारा जो है ये सांख्य दर्शन होगा। कौन सा होगा? सांख्य दर्शन। राइट आंसर ऑप्शन ए। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। इसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कब हुई? तो वैदिक युग में हुई, गुप्त युग में हुई, कुषाण युग में हुई या फिर मौर्य युग में हुई? तो इसकी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति जो है वो वैदिक युग में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी तो वो मृदभांड थी, आभूषण थी, बढ़ईगिरी थी या फिर लोहार थी? क्या थी? निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या थी? लोहार थी। क्या थी? लोहार। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये मंडल कौन से हैं? दूसरे मंडल से 7वां मंडल, पहले मंडल से 6वें मंडल, तीसरे मंडल से 8वें मंडल या फिर चौथे मंडल से 9वें मंडल? यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद के 6 मंडलों यानी इसमें 6 मंडल हैं जिसको वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ये दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक है। कब से कब तक है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक है। राइट आंसर ऑप्शन ए। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई माया और वशीकरण के वर्णन जो है ये किस वेद में दिया हुआ है? तो ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है या फिर अथर्ववेद है? किस वेद में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका वर्णन जो है वो अथर्ववेद में है। किस में है? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो नृजाति समूह को, श्रेष्ठ वंश को, भाषा समूह को या फिर यायावरी जन को? तो आर्य शब्द जो है ये श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 मंडल हैं, 9 मंडल हैं या फिर 7 मंडल हैं? कुल कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे कि 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? कुल 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, जिनमें से लेकर के 2 से 7 तक प्रारंभिक माने जाते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे। तो आर्य जो है ये भारत में कहाँ से आए थे? एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन संभावना के हिसाब से कि ये लोग कहाँ से आए थे तो यूरोप से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, पूर्वी एशिया से आए थे या फिर अन्य क्षेत्रों से आए थे? तो आर्य भारत में संभवतः मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से संभवतः ये आए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? किस वेद में मिलता है ये? तो सभा और समितियां प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था सभा, समिति, विदत या फिर परिषद, इनमें से कौन सी थी? तो विदत जो थी वो इसकी प्राचीनतम संस्था थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण है या फिर पंचविश ब्राह्मण है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन की बात जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। कौन है? शतपथ ब्राह्मण है। सबसे प्राचीन ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। राइट आंसर ऑप्शन बी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था जो है ये कब प्रचलन में आई? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद काल में आई, उत्तर वैदिक काल में आई, महाकाव्य काल में आई या सूत्र काल में आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। कब प्रचलन में आई? तो उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था जो है ये प्रचलन में आई। राइट आंसर ऑप्शन बी।
अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ जो है वो क्या है? तो उच्च वर्ग पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह। निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण स्त्री के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण स्त्री के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम विवाह का जो अर्थ होता है ये होता है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण स्त्री के साथ विवाह, तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? अब यहाँ पर हम लोग अनुलोम विवाह देख लिए, अब इसके बाद देखेंगे प्रतिलोम विवाह को। तो प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तो इसमें होगा कि जब उच्च वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री के साथ विवाह कर लेता है। तो इसको तो अभी हम लोग देखें कि इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह कर लेता है, जब निम्न वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह कर लेता है, जब उच्च वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की स्त्री के साथ में विवाह कर लेता है। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी। जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ में विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता है। तो एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, इसको देखेंगे कि जब उच्च वर्ग का पुरुष होगा और निम्न वर्ग की महिला होगी और इनका विवाह होगा तो ये अनुलोम विवाह होगा, और जब उच्च वर्ग की महिला होगी और निम्न वर्ग का पुरुष होगा तो इसे प्रतिलोम विवाह कहेंगे। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? गेहूं को, जौ को, चावल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे यव कहा जाता था? तो वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी, जौ। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए? तो चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए, या कपास के लिए? तो व्रीहि शब्द का अर्थ है चावल, तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या है? यज्ञ है, पवित्र जादू है, स्तुति है, या फिर दर्शन है? क्या है? तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या? पवित्र जादू। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी जो कि प्राचीनतम व्याकरण है, इसके रचयिता कौन है? तो गौतम है, कपिल है, पतंजलि है, या फिर पाणिनि है? कौन है? तो इसके रचयिता जो है ये पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी स्मृति है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, या फिर पराशर स्मृति? कौन सी स्मृति है जो कि प्राचीनतम है? तो सबसे प्राचीनतम स्मृति जो है ये है मनु स्मृति। राइट आंसर ऑप्शन ए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को, महाभारत को, गीता को, या फिर भागवत पुराण को? यहाँ पे पुराण होगा। तो किसे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण, महाभारत, गीता, या फिर भागवत पुराण? तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि आदि काव्य की जो संज्ञा है ये रामायण को दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम पुराण क्या है? मत्स्य पुराण है, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, या फिर वायु पुराण है? तो प्राचीनतम पुराण की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला पुराण जो है, सबसे प्राचीनतम पुराण वो है मत्स्य पुराण। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सिंधु को, सरस्वती को, परुष्णी को, या फिर शतुद्री को? किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुटुंब, ग्राम, विष, या फिर जन? क्या थी आधारभूत इकाई? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो कुटुंब थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये कौन से देवता थे? ऋग्वैदिक काल में उस प्रधान देवता, उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करना है जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई। तो ये अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, या फिर सूर्य है? कौन है? तो ये जो देवता हैं ये है इंद्र। कौन है? इंद्र है। राइट आंसर ऑप्शन बी। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है?
किस वेद में कहा गया है ऐसा कि सभा को अनुल्लंघनीय कहा गया है, सभा को नरिष्ठ यानी कि अर्थात सामूहिक वाद विवाद कहा गया है? तो इसमें होगा कि ऋग्वेद में कहा गया है, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में। किस वेद में ऐसा कहा गया है? तो ऐसा कहा गया है अथर्ववेद में। राइट आंसर ऑप्शन डी। किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को शूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में, जाबाल उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद। किस में किया गया है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये मैत्रायणी संहिता में जो है वो नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो किस देवता को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इंद्र को, विष्णु को, प्रजापति को या फिर रुद्र को? तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र को सर्वोच्च देवता का स्थान प्राप्त था। राइट आंसर ऑप्शन ए। 3 ऋणों में शामिल नहीं है, इनमें से कौन है वो जो कि 3 ऋणों में शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। तो इनमें से जो मातृ ऋण है वो 3 ऋणों में शामिल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति जो है ये गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति है, ए और बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो ये कौन सी संस्कृति है? तो ये गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति है। कौन सी है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। राइट आंसर ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो है वो मृदभांड संस्कृति जो है वो कौन सी है? तो गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर वैदिक काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में भी जो मृदभांड संस्कृति थी तो वो चित्रित मृदभांड संस्कृति थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो हरियाणा में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर या फिर कुरुक्षेत्र। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी भगवानपुर। ऑप्शन बी भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो प्राचीनतम विवाह संस्करण का जो वर्णन करने वाला विवाह सूक्त है वो ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर गृहशत्रु किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किस में? तो इसका सही जवाब होगा कि प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त जो है वो ऋग्वेद में पाया जाता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। राइट आंसर ऑप्शन ए। ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? अघन्य शब्द का अर्थ है वध योग्य नहीं, तो इसका प्रयोग जो किया गया था ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित किसके लिए किया गया था? तो इसका प्रयोग गाय के लिए किया गया था। गाय को बताया गया था कि ये वध योग्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो ऋतस्य गोप किसे कहा गया? इंद्र को, वरुण को, विष्णु को या फिर सूर्य को? किसे कहा गया? तो वरुण को कहा गया। किसे? वरुण को। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? कौन इनमें से जल या फिर समुद्र का देवता था? तो ये इंद्र था, नासत्य या फिर अश्विन, वरुण या फिर मित्र। तो जल का देवता कौन थे? तो वरुण थे। जल का देवता किसे कहा गया? वरुण को कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन सी। 3 क्रमों या फिर 3 पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया?
3 पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? तो उपक्रम किसे कहा गया? सूर्य को, सवित्र को, मित्र को या फिर विष्णु को? तो ये विष्णु को उपक्रम कहा गया। राइट आंसर ऑप्शन डी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना गुरु वशिष्ठ ने की थी, विश्वामित्र ने की थी, इंद्र ने की थी या फिर परीक्षित ने की थी? किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है ये विश्वामित्र द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता यानी जैन अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से? तो अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अस्किनी, परुष्णी, कुंभा या क्रमु, विपाशा या फिर शतुद्री, कौन सी नदी है? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये होगा कुंभा या फिर क्रमु। कुंभा या फिर क्रमु। राइट आंसर ऑप्शन सी। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष है ये किसने लिया था? तो पॉजिट्रर ने लिया था, एसी दास ने लिया था, बीजी तिलक ने लिया था या फिर जैकोबी ने लिया था? तो किसने लिया था? तो ये बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सिद्धांत का पक्ष लिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। ऋग्वेद में डैश सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1017 है, 1020 है, 1080 है या फिर 1128 है? तो ऋग्वेद में सूक्त जो है वो 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त। राइट आंसर ऑप्शन सी। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। इनमें से क्या था? तो इनका जो धर्म था वो मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? भारतीय परमाणुवाद का जनक कपिल को, गौतम को, कणाद को या फिर पतंजलि को? तो किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो कणाद मुनि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध माधव से संबंधित ऋषि थे। तो विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो भारद्वाज थे, वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे या फिर गौतम हरुगण थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गौतम हरुगण। अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है यज्ञ, पवित्र जादू, स्तुति या फिर दर्शन। तो अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। क्या होता है? पवित्र जादू। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।